नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका एड्रेस जो है यहां पर शो हो रहा है। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जो फ्री स्टडी मटेरियल है उनको एक्सेस करने के लिए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं आज हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक जो है कारगिल विजय दिवस है। आप लोगों को पता होगा कि हम जो है भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध हुआ था उसी के संदर्भ में हम इसको क्या है मना रहे हैं 99 से, ठीक है ना। तो 99 में ये वॉर हुआ था तो उसकी स्मृति में उसको याद करने के लिए वहां पर जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे सेना के लोग हैं जो शहीद हुए हैं, है ना, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इस तरीके के जो भी हैं आपके कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक। जीएस पेपर 2 का पार्ट है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद जो दूसरा यहां पर टॉपिक है इसको हमने पहले भी पढ़ा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में कैसा फ्रेमवर्क है इकोनॉमिक, ये क्या है एस्पेक्ट इसका आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है ना। आर्थिक जो है आपका आयाम उसको और सशक्त करना, और ये किसका इनिशिएटिव है, यूएस लेड है, हमने पहले ही देखा है इसको देखेंगे। ये भी जीएस पेपर 2 का पार्ट है आपका, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा टॉपिक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है फ्लैग जो आपका कोड है 2002 का जो आपका कोड था उसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि जो तिरंगा हर घर में फहराने का जो आपका एक कैंपेन चलाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको हर घर में मतलब दिन में भी रात में भी जो है उसको फहराया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर संशोधन किया गया है। नॉर्मल सी चीज है, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है आपका, ये भी सेकंड पेपर का पार्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो इंटरप्राइजेस है ना, उसमें क्या करना, फॉर्मलाइजेशन करना, है ना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। तो आपको पता है कि माइक्रो जो फूड हमारा इंडस्ट्री है ना, फूड प्रोसेसिंग वाली भी जो इंडस्ट्री है ना, तो एमएसएमई का वैसे भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो आपका फूड प्रोसेसिंग है आपका, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है सनराइज सेक्टर बोला जा रहा है इसको, है ना। क्यों, क्योंकि इसका आर्थिक आयाम में लाभ तो है ही, यहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है, ठीक है ना, रोजगार भी मिलता है। तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद यूरोपियन हीट वेव की बात करेंगे, वहां पर जो है आप देखेंगे फ्रांस साइड में और यूरोप में और भी जो आपके देश है वहां पर बिल्कुल एबनॉर्मल टेम्परेचर देखा जा रहा है, 40 डिग्री 45 डिग्री। तो उसी के रीजन जो है यहाँ पर फाइंडिंग्स में बताया जा रहा है कि हीट वेव के कारण है, जो वहां पर लू वगैरह चल रही, गर्म हवा का जो पैचेस है उसके कारण ये सब हो रहा है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, जीएस पेपर 1 में आप इसको रख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आज का बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है। 23 जो है कारगिल विजय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जुलाई 26 को हमने किया, और यहां पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन सभी को ट्रिब्यूट दिया है, भारतीय सोल्जर्स को, जिन्होंने
अपने आप को शहीद करके, अपने आप का बलिदान देके भारत की रक्षा की। ठीक है, तो ये जो है आपकी ऐतिहासिक जीत हुई थी 1999 में, इसलिए जो युद्ध के हमारे वीर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है और इसी संदर्भ में कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना, मनाया जाता है। यहां पर समझने की जरूरत है कि ये जो वॉर था हमारा 1971 वाला जो वॉर था आपका, है ना, जिसमें बांग्लादेश को एक पृथक राष्ट्र के रूप में वहां पर बनाया जाएगा, जिसको बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम भी बोला जाता है। वहां पर हमने उसको हेल्प भी किया था क्योंकि समस्या थी हमारे यहाँ प्रवासियों की, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, वहां से माइग्रेट होकर जो लोग आ रहे थे, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ रहा था, है ना। तो वहां पर जो कारगिल युद्ध का कंटेक्स्ट है वो कब हुआ, तो 1971 के बाद होने वाला ये आपका युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में, ये सशस्त्र संघर्ष था जो आपका मई और जुलाई 1999 के बीच में कश्मीर के कारगिल में हुआ। यहां पर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तानी सेना की जो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसमें वो एडवांटेज में थी। उसका रीजन ये था कि वो हाइट पर थे, तो उन्होंने सोचा कि वो आराम से जीत जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमने अपनी एयरफोर्स को यूज करके, उसका प्रयोग करके, और हमारे जो वीर योद्धा थे सेना के, उन्होंने अल्टीमेटली उनको डिफीट किया और जो भी अपने नियंत्रण में उन्होंने क्षेत्र ले रखा था उसको हमने वापस ले लिया। ये नॉर्मल सी चीज है और ये कहां की बात होगी आप खुद ही समझिए, तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है जो दोनों देशों के बीच में वास्तविक सीमा के रूप में अभी कार्यरत है। ठीक है, अब यहां पर जो इसकी जड़ें थी, है ना, वो 1984 में जब हमने सियाचिन ग्लेशियर, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड या युद्ध क्षेत्र बोला जाता है, उस पर हमने अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो वही मेन रीजन था यहां पर, ठीक है ना, वही मेन रीजन था कि उस पर वो कब्जा करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजिकली आप इंपॉर्टेंस देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, तो इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस है उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का, क्योंकि हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे वर्ल्ड में, तो हर कोई जो है उस पर अपना कब्जा करना चाहता, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। इंडिया के लिए तो हमारा तो आधिपत्य वहां पर है ही, तो वहां पर चाइना, पाकिस्तान, तो इस संदर्भ में ये आपका युद्ध है, बता रहे हैं कि यहाँ पे रूट कॉज उसका ये है। ठीक है ना, रणनीतिक रूप से ये तीनों देशों के लिए आवश्यक क्या है, भौगोलिक अवस्थिति है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे आपके, वो आपके कहां पर थे, अपने आप को वो हायर अल्टीट्यूड में रखते थे, तो भी वो हार जाएंगे और उनकी डिफीट होगी यहां पर। ठीक है, और जो 1999 में आप देखेंगे कि ये जब स्टार्ट होता है तो कारगिल का जो द्रास सेक्टर है कारगिल में, वहां पर जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो है, अब समझिएगा कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने क्या किया, वहां पर कैप्चर कर लिया था हमारी टेरिटरी को, तो उसको रिकैप्चर करने के लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया, कारगिल जो आपका द्रास सेक्टर है 1919 में, उसको 1999 में, तो उसको क्या बोला गया, ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय इसका नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन विजय नाम है। ठीक है, इंडिया जो है उसने अंतिमतः आप देखेंगे तो उन्होंने सारे जो हमारे क्षेत्र थे जो उन्होंने कब्जे में ले रखे थे उसको हम अपना वापस ले लेंगे। यहां पर इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार 32,000 फीट की हाइट पर पहली बार अपनी जो वायु सेना की शक्ति है उसको आजमाया, है ना, और उसको पॉजिटिवली उसका जो है वहां पर मोबिलाइजेशन किया गया, उसको इंप्लीमेंट किया गया और इसको सेव्ड सागर भी बोला गया। किसको? जो ये आपका ऑपरेशन किया किसने? इंडियन एयरफोर्स ने, है ना। तो ये मेजर पार्ट रहा है, सेव्ड आपका सागर जो है आपका इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिससे हमने विजय प्राप्त किया वहां पर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि जो आपका कारगिल है ये आपका भारत का और पाकिस्तान का 1971 के बाद वाला आपका ऐसा पहला सशस्त्र विद्रोह था। नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है ये आपका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक दीवार बनाई गई जो भारतीय सेना द्वारा बनाई गई। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाई गई? भारतीय सेना के द्वारा बनाई गई और उसमें भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके बारे में वहां पर उद्धरण वगैरह उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके साथ ही वहां पर एक म्यूजियम वगैरह भी है, संग्रहालय है, जिसमें जो भी आपकी स्मृतियां हैं दस्तावेज के रूप में, रिकॉर्डिंग के रूप में, चित्रों के रूप में उसको वहां पर रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन जो है आप लोग देख जाइएगा, इसमें लिख लीजिएगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा भी नहीं रहे हैं क्वेश्चन, लगातार मैं आप लोगों से आग्रह करता रहता हूं, आप लोग कमेंट और शेयर भी नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, है ना। लगातार जो है मैं आपसे रोज विनम्र आग्रह करता हूं और आप लोग उतना सा भी टाइम नहीं निकाल पा रहे। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार भी हैं, सभी लोग जो है सिविल सर्वेंट बनने की कगार पे हैं, तो अपने विवेक का यूज करके आप लोग जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। तो ये यूएस लेड आपका क्या है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, कैसी ग्रुपिंग है ये आपकी, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। किसके प्रभुत्व में, किसका इनिशिएटिव है, यूएस का है, ठीक है। अब इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि ग्लोबल जीडीपी में इसका जो रिप्रेजेंटेशन है 40% है। अब इसका एम क्या होगा, तो भैया सशक्त करना है, आर्थिक किसको, सहयोग को, पार्टनरशिप को, आर्थिक भागीदारी को, जो इनकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जिसके द्वारा सस्टेनेबल इंक्लूसिवनेस जो है इस तरीके की आर्थिक समृद्धि को प्राप्त किया जा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मार्केट में हो, फेयरनेस हो, इन सब चीजों को यहां पर करना है। मेनली इसका कंसर्न जो है इकोनॉमिक कंसर्न है, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझ गए। अब यहां पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला वहां पर कि भैया ये जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा है, ये जो आपका फ्रेमवर्क है, इसमें वो शक्ति है कि ये पूरे वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। तो हम इसको आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की उन्होंने घोषणा की है, वैश्विक आयाम की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है ना, कोरिया रिपब्लिक है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, उनके भी जो नेता और अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित हुए। कैसे, वर्चुअली हुए, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है ना, किनके द्वारा, देशों के द्वारा, तो उन्होंने अपना कमिटमेंट बताया कि भैया हम फ्री, ओपन, फेयर, इंक्लूसिव, रिजिलियंट और सिक्योर और प्रॉस्परस बनाएंगे इस पूरे रीजन को, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहां पर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करेंगे, अवेल करेंगे। इसके 4 पिलर्स इन्होंने बताए हैं। तो जो पहला पिलर है आपका वो ट्रेड से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये कि यहां पर हायर स्टैंडर्ड्स को जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके अपनाए जाते हैं उनसे अलाइन करके यहां पर मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धताओं को इन्होंने बताया है। उसके अलावा बताया है इन्होंने कि नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, ठीक है। और यहां पर इन्होंने यह भी बताया है कि इसी के द्वारा हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे, और उसके द्वारा श्रमिकों को और उपभोक्ताओं को, जो भी आपके कंज्यूमर हैं, लेबर है, उनके भी हितों का संरक्षण किया जाएगा, उनके भी हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन की बात करेंगे, तो यहां पर कमिटमेंट है इंप्रूव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को, डाइवर्सिटी को, सिक्योरिटी को, है ना, ठीक है। क्या आप बोल रहे हैं कि आपूर्ति श्रृंखला में हम पारदर्शिता लाएंगे भैया, विविधता लाएंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद वहां पर वो बोला गया है कि इसमें इस तरीके का डेवलपमेंट किया जाएगा कि इसका भी एस्पेक्ट जो हो सस्टेनेबल हो, ठीक है, और इंटीग्रेटेड मैनर में किया जाएगा। सप्लाई चेन की बात करें, उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें हम एनवायरमेंट के संदर्भ में भी अपने डायमेंशंस को ऐड करेंगे, डीकार्बोनाइजेशन का काम करेंगे, क्लीन एनर्जी का यूज करेंगे, ये सब यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये सब यहां पर बताया जा रहा है। अब नॉर्मल सी चीज यहां पर ये है कि भैया सीधी बात है, पेरिस एग्रीमेंट में हमने गोल जो है वो क्या किए हैं, सेट किए हैं, भले ही बाइंडिंग ना हो, ठीक है। तो वहां पर जो भी हमारे एम है, क्लीन एनर्जी से लेके डीकार्बोनाइजेशन से लेके तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या जो हमारी डेवलपमेंट चल रही है, तो उसमें हम इस एस्पेक्ट को शामिल करेंगे, उसके लिए स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड प्रौद्योगिकी को यूज करेंगे, है ना। और यहां पर जो भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी आजीविका को भी हम सपोर्ट करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद टैक्स और एंटी करप्शन की बात है, तो सीधी बात है कि जिस तरीके से कर चोरी है, भ्रष्टाचार है, उसको रोकना है। इस तरीके के प्रशासन को हमको वहां पर रन करना है, जिसके द्वारा यहां पर क्या हो सके, जिसके द्वारा यहां पर ट्रांसपेरेंसी आ सके, भ्रष्टाचार ना हो, कर की चोरी ना हो, है ना। इस तरीके के शासन प्रशासन को हमको वहां पर लागू करना है ना, इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में। नॉर्मल सी चीज है ना। ब्लैक मनी वगैरह का जनरेशन ही यहीं से होता है, जो टैक्स चोरी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग वगैरह का काम करता है, इसलिए जो है इसको भी रोकना है। अब इश्यूज क्या है इसके अंतर्गत, इस जो फ्रेमवर्क की बात करें, तो सबसे पहला तो इशू ये है यहां पर कि भैया ये आपका यूएस लेड है,
ठीक है, तो ये यूनिलैटरल है। कैसा यूनिलैटरल है ये आपका, ठीक है। तो इसको मल्टीलैटरल बनाने की आवश्यकता है। तो यहां पर पहला इश्यू तो यूनिलैटरल हो गया। दूसरी चीज ये कि इसको लागू करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, और इंप्लीमेंट करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक कॉज है इसका। तो ये प्रॉब्लम है यहां पर, है ना, यूनिलैटरल है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है। तीसरा यहां पर क्या, कि ये जो है आपका एक तरीके से जो आपकी बाइंडिंग ट्रेड रूल्स है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, सभी क्षेत्रों को, सभी देशों को एक साथ लाने में यहां पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है जो मेन कंसर्न इंडिया का है, तो हमारे लिए तो इशू भैया डेटा लोकलाइजेशन का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइबर थ्रेट लगातार बढ़ता जा रहा है ना। यहां पर राइट टू प्राइवेसी वाला मुद्दा आ जाएगा, है ना। इसको पहले भी कवर किया हम लोगों ने। अब यहां पर आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है, इसका जो कैरेक्टर यूनिलैटरल है उसको मल्टीलैटरल बनाने की आवश्यकता है सबसे पहले, ठीक है ना। और उस तरीके से सहयोग और समन्वय के माध्यम से इसको आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, ठीक। अब यहां पर जो क्वेश्चन है आप लोग देख जाइएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा आर्टिकल है, बिल्कुल कंटेक्सचुअल आर्टिकल है आपका ये, ठीक है। तो ये यहां पर फ्लैग कोड को हमने अमेंडमेंट किया है, क्योंकि जो अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसके अंतर्गत जो हर घर तिरंगा कैंपेन है उसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए इसकी आवश्यकता थी, है ना, ठीक है। तो इसमें संशोधन करके ये किया गया कि जैसे ट्रेडिशनली जो आपके झंडे बनाए जाते थे, है ना, तो वो आपके खादी के, हाथ से काट के बनाया जाता था। तो अब उनके अलावा पॉलिस्टर और जो आपके मशीन से बने कपड़े हैं उनके द्वारा भी जो है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बनाने की अनुमति दी गई है। इसीलिए इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसी के द्वारा होगा ऐसा कि भैया हर घर में तिरंगा वगैरह जो है आदमी फहरा सकेगा और उसको जो है एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर वहां पर वायलेशन हो जाता। तो जो नेशनल ऑनर एक्ट है आपका 1971, ये कोड जो है आपका फ्लैग कोड, इसका वायलेशन हो सकता था, ठीक है ना। इसलिए ऐसा अमेंडमेंट किया गया है। तो केंद्र सरकार ने 13 अगस्त से ये अभियान जो है बोला है कि इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, हर घर तिरंगा, है ना, ठीक है। और पहले ये था कि जो 2002 का कोड था उसमें ये था कि भैया राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, पहले सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही जो है फहराया जा सकता था, लेकिन अब इनको जो है दिन में किसी भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अभी जो हर घर तिरंगा अभियान है उसको जो है मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, उसको सफलता से इंप्लीमेंट करने के लिए इस तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं। पहले जो बाउंडेशंस थी उनको खत्म किया गया। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि जैसे इसे दिन रात में फहराया जा सकता था, तो उस समस्या को हमने खत्म किया कि भैया अब जो है हर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी संदर्भ में इसको जो है खुले में प्रदर्शित कर सकता है। जनता किसी सदस्य के घर पर भी इसको जो है फहरा सकती है ना। तो इन सबको वहां पर अमेंडमेंट किया गया। अब ये सब जो क्लॉज वगैरह ये आपको रटना नहीं है फ्लैग कोड के, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया गया है कि जो हम अमृत महोत्सव आजादी का मना रहे हैं उसी के तत्वाधान में इस जो कैंपेन को हम क्या किए हैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये आपका प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, एक तरीके का अमेंडमेंट है और ये अभियान को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। ये हम जो है याद कर रहे हैं, एक तरीके से स्मृति जो है हमारे लिए है, हम जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां अपना क्या आजादी का वर्ष, ठीक है। तो अब इसके साथ इशू क्या है, तो सीधी बात है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं वो बोल रहे हैं कि भैया हमको जो है इससे बहुत ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसका रीजन ये बता रहे हैं कि जो यहां पर आपके खादी से, है ना, जो आपके खादी उद्योग से संदर्भित लोग थे, तो वो बोले कि भैया अब यहाँ पर जो है जाइंट कंपनीज जो हैवी मशीन वाली है वो यहाँ पर आ जाएंगी, तो हम उनसे कंपीट नहीं कर पाएंगे। जैसे रेमंड है, आरसीएम है ना, तो उनको लाभ होगा, तुलनात्मक रूप से उन कंपनियों को लाभ होगा और हमको यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे कि बड़ी निर्माण करने वाली, जो विनिर्माण करने वाली जो आपकी कंपनियां हैं वो इसका लाभ लेगी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो इससे जो आपके बहुत सारे लोग रोजगार रहते हैं तो उनका रोजगार भी कम हो सकता है ना, उनको बेरोजगार किया जा सकता है, क्योंकि जब फर्म को, जब कोई इंडस्ट्री उसको लाभ नहीं हो रहा होता तो छटनी वगैरह करती, तो ये बोला जा रहा है। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि हैवी मशीनरी होती है वहां पर, तो वहां पर रोजगार सृजन ज्यादा नहीं होता है।
रोजगार जो आपका होता है ज्यादा मिलता है वो कहां पर, एमएसएमई जो हो गई आपकी, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री और आपका कैसी रहती है जो लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव जो एमएसएमई के अंतर्गत आती है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होंगी वो तो भैया क्या करेंगी, वो वहां पर रोजगार वैसे भी लोगों को ज्यादा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जो रोजगार सृजन है उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है खादी के साथ और भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने ये जो आपका लाया था, है ना, इनिशिएटिव, ठीक है ना, जो आत्मनिर्भर बनने के लिए, है ना, ठीक है, और सेल्फ रिलायंस के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए, है ना, तो सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, तो ये जो खादी और भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो आपका पुराना एक कंटेक्स्ट है ना, वो जो है वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर गैप आ सकता है, वहां पर वो खत्म हो सकता है। इसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे कि चाइना जैसी कंट्रीज है तो वो एक्सपोर्ट भी करेगी अब ऐसे फ्लैग्स को। अब जो भारतीय ध्वज संहिता है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 2002 को इसको जो है वो पब्लिक के बीच में लाया गया था, पब्लिक किया गया था, और इसमें ध्वज के संबंध में जो भी कानून, परंपरा, प्रथा, निर्देश, उनको जो है एक साथ जो है वहां पर रखा गया और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट किया गया। ठीक है, अब जो ध्वज संहिता है इसके अनुसार निजी, सार्वजनिक, सरकारी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर किस तरीके से जो है राष्ट्रीय ध्वज का यूज किया जाए, कैसे उसको जो है वहां पर फहराया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में वहां पर रेगुलेशंस है। और यहां पे बताया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो गरिमा और सम्मान के अनुरूप होना चाहिए, ये क्लॉज 2 में वहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1947 में हमने जो है मूल ध्वज संहिता बनाया था, लेकिन इसको फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, है ना, जो जिंदल वाला आपने जजमेंट भी देखा होगा 2002 वाला, तो उसके बाद ये संशोधन वगैरह किए गए थे। अब इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी पहले भी किया था इसके बारे में बात कि इसको हमारी संविधान सभा में कब अपनाया गया था, तो भैया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये बेस्ड किस पे है, तो स्वराज फ्लैग पे है, और ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्हीं के सदस्य थे आपके पिंगली वेंकैया। ठीक है, और इसको अडॉप्ट किया गया था कराची सेशन में जो 1931 में होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। इसको चेयर किया था आपके वल्लभ भाई पटेल साहब ने। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका सेशन हुआ था 1931 का, ठीक है, उसी में इसको भी अपनाया गया था। ठीक, अब जो 1947 में जो इसमें चरखा था नेशनल फ्लैग में, उसको रिप्लेस किया गया जो आपका सारनाथ पिलर का अशोक चक्र है उससे। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया गया कि ये हाथ से काटा गया हो सकता है, बुना हुआ, ऊन, कपास, रेशम, खादी, है ना, इनसे बना हुआ होता है, और ये आयताकार होता है। 3/2 जो है आप लोगों को पता होगा, उस दिन भी हमने बात की थी, 2 दिन पहले भी। और यहां पर जो है इसका उपयोग पर्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है ना। जब आपके कोई शहीद हो जाते हैं, है ना, राष्ट्रीय सम्मान किसी को दिया जाता है उनके अंतिम संस्कार में, है ना, अंतिम समय में, तब जो है उसका यूज किया जा सकता है वहां पर। ठीक है, इसका यूज जो है पोशाक या वर्दी के रूप में नहीं किया जा सकता, नॉर्मल सी चीज है। अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए, तो ठीक बात है, यहां पर जो लिखा गया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहां पर लिखी गई है कि जो आर्टिकल 51A है उसके अनुसार, ये क्या है 51A में जो है आपका क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है ना, सोशलिस्ट कंट्री की स्पेसिफिक फीचर होती है जहां पर कर्तव्यों को, अधिकारों पर वरीयता दिया जाता है। तो हमने यूएसएसआर से लिया है, तो यहां पर नागरिकों को कर्तव्य बोध कराने के लिए बताया जा रहा है कि भैया हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श, उनके संस्थान, जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, मतलब जो भी हमारे नेशनल सिंबल है उनका हमको पालन करना है, सम्मान करना है। उसके बाद यहां पर 2 एक्ट भी बनाए गए हैं। 1950s का आपका एम्बलम एंड नेम्स जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, जो कि आपका किसके लिए बनाया गया है, नेशनल फ्लैग की डिग्निटी, ऑनर, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर आर्टिकल है वो आपका पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग आपका इंटरप्राइजेस है। तो ये भी जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में, इसको लोकल फॉर वोकल जो आपने इनिशिएटिव थीम सुना है उसी से अलाइन है आपका। ठीक है ना, कि मतलब जो आपके लोकल लेवल पे जिन प्रोडक्ट्स की आपकी अहमियत है ना, जो उनका स्पेसिफिक फीचर है, कोई स्पेशलिटी है किसी क्षेत्र की, तो हमको उसका भी दोहन करना है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जो है ये आपका प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना लागू किया जा रहा है। ठीक है,
ये भी हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ अलाइन है, सीधी बात है ना। अब यहां पर इसका उद्देश्य क्या है, तो सीधी बात है, जो भी आपकी एंटरप्राइजेस है, जो भी यूनिट लगा रहे हैं, है ना, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, है ना, जो आपका एमएसएमई के अंतर्गत आएगा, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आएगा, है ना, इंटरप्राइजेस के, तो उन इंटरप्राइजेस को, उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना है, हमको फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट देना है, और उंको टेक्नोलॉजिकल इनहैंसमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए भी हेल्प करना है। ये स्कीम आपकी ऑपरेशनल है 5 सालों के लिए, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं कितना बजट है, 2020-21 से 24-25 के लिए है, ठीक है। अब इस योजना में मुख्य रूप से करना क्या है, जैसे अब अडॉप्ट किया जाएगा जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को, है ना, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी आपकी सप्लाई चेन है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो वहां पर किस तरीके से निवेश किया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनको जो है आपके हेल्प की जाए, है ना, और वहां पर क्या किया जाएगा, विपणन के मामले में जो आपका किस तरीके से लाभ दिया जाए, तो इन सब चीजों को वहां पर उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो इन क्षेत्रों में संलग्न है, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा किसके लिए, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए, और अलाइन करेगा किससे, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलपमेंट में यहां पर लाना, उनको भी डेवलप करना है। नॉर्मल सी चीजें हैं, कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि जो एनुअल सर्वे इंडस्ट्री का 2015-16 का, उसका 73rd जो सर्वे है ना, नंबर की बात बता रहे हैं, एनएसएसओ जो करता है, वहां पर बताया जा रहा है कि 25 लाख अनरजिस्टर्ड अनइनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है कंट्री में, तभी तो बोल रहे हैं कि इनका फॉर्मलाइजेशन करना है, मतलब इनको भी फॉर्मल चैनल के अंतर्गत लाना है, ये बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो भी आपके माइक्रो इंटरप्राइजेस है, जो भी उनके सामने चुनौतियां हैं, है ना, अपनी यूनिट को लेके, इस क्षेत्र में लेके, फूड प्रोसेसिंग को लेके, खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, तो उनका समाधान करना है, उनको औपचारिक चैनल के अंतर्गत लाना है, ठीक है, उनको समर्थन करना है, तभी तो वो औपचारिक चैनल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, फॉर्मलाइजेशन करना है कुल मिला के उनको, है ना, कोऑपरेटिव्स बना के भी उनको हेल्प वगैरह कर सकते हैं वहां पर। उसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है कि जो आपकी न्यू और जो आपकी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइजेस यूनिट्स हैं, उनको एक तो फॉर्मल चैनल में लाना है, और उनके अंतर्गत जो है हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस को, है ना, प्रतिस्पर्धा को भी वहां पर प्रोत्साहित करना है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है, यहां पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी उनको, है ना, टेक्निकल अपग्रेडेशन में भी हेल्प की जाएगी, है ना, वही सब चीजें हैं यहां पर। और यहां पर बताया जा रहा है जो भी एफएसए, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसके जो मानक है उससे अलाइन करना है इनको, तो हाइजीन वगैरह के बारे में भी इनको अवेयरनेस देना भैया कि इतनी हाइजीन होना चाहिए, इन मानकों का पालन करना है, तो इन सब चीजों पर उनको हेल्प की जाएगी, और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ एक रेगुलेशन है, वैधानिक जो आपके संदर्भ है, उनको आप कैसे जो है उनका अनुपालन करेंगे, है ना, तो वहां पर भी फोकस है, ठीक है, उस संदर्भ में भी क्षमता निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स जो पर्सन है उनको क्या किया गया है, यहां पर उनको इंटरेस्टेड किया गया है ताकि वो प्रोवाइड करे हैंड होल्डिंग सपोर्ट, किनको, यही जो आपकी माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस यूनिट होंगी, है ना, और वो किसके साथ, FSSAI के जो स्टैंडर्ड्स है उनके साथ, जो आपके मानक है उनको तय करते हुए, उनको अलाइन करते हुए, उनसे संदर्भित करते हुए, और जो भी आपकी वैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए। अब इंडियन फूड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये फिर से आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जो सनराइज है इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है रोजगार के लिए भी, आर्थिक आयाम के संदर्भ में भी, है ना, और कृषकों के लिए भी, है ना, तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो कहने का मतलब ये कि जो टोटल हमारे यहाँ फूड मार्केट है उसमें जो इसका रिप्रेजेंटेशन है 32% है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारत में उत्पादन, कंजम्पशन, खपत, निर्यात और वृद्धि के मामले में ये आपका 5वें रैंक पर है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये कंट्रीब्यूट करता है 8.80% और 8.39% किसमें, जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में इन्होंने यहां पर बताया है ना, क्रमशः, ठीक है, इसको आप रख सकते हैं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये इंडिया के एक्सपोर्ट में इसका जो आपका कंट्रीब्यूशन है 13% है,
और टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन 6% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है इसको आप लिखने की कोशिश करिएगा और लिख के दिखाइएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए, क्योंकि यही तो हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन है ना। कुछ तो मोटिवेशन का ग्राउंड हमारे लिए भी होना चाहिए। वर्चुअल ये प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई भी जो है जिम्मेदारी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। ये याद रखिए कि नैतिकता का आयाम तभी पता चलता है जब आप अकेले होते हैं, जब आपके ऊपर किसी का सुपरविजन नहीं होता, कोई आपको देख नहीं रहा होता। वरना स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में आपको मजबूरन नैतिक होना पड़ता है, वो बाउंडेशन है आपकी, है ना। तो यहां पर भी ऐसा कि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो क्या हमको शेयर नहीं करना चाहिए? क्या हमको लाभ नहीं मिल रहा है इन सब चीजों से? कि जो पेपर पढ़ने में हमको 4-6 घंटे 8 घंटे लगते हैं उसको आधे घंटे 1 घंटे में यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में विद स्टैटिक कवर किया जाता है ना। तो क्या आप लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट वगैरह नहीं करना चाहिए? खुद सोचिएगा और उसके बाद निर्णय लीजिएगा, है ना, जो भी आपको रैशनल ग्राउंड में सही लगे। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है कि किसानों की जो आपकी आय है उसको दोगुना करने और कृषि विविधीकरण की क्षमता है किसमें? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो इस कथन का हमको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है यूरोपियन हीट वेव। नॉर्मल सी चीज है, यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ जो है गर्मी देखी जा रही है। कहीं कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर लिया है उसने। तो इस तरीके की गर्मी एक्सेप्शनल ही वहां पर देखा जाता है, ठीक है। और बताया जा रहा है कि फ्रांस के भी कुछ स्थानों में 45 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया गया है, जो भारत में राजस्थान में अवकलित किए जाने वाले तापमान के बराबर। ऐसा ये कंपैरिजन करके बता रहे हैं। अब रीजन देख लेते हैं। तो ग्लोबल फैक्टर है, सबसे पहली चीज नासा ने बताया है कि भैया पिछले 8 सालों में 1880 के बाद औद्योगिक क्रांति जब से चालू हुई 1850 से, ठीक है, तो आप देखेंगे बल्कि 1750 से चालू हुई है, अब पीक पे आ जाएगी, ठीक है ना, 1850 के दशक में। तो कहने का मतलब ये कि 1880 से इन्होंने कंपेयर किया, बताया कि 140 सालों से जो आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो अब तक के सबसे गर्म दिन जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो कब किए गए? पिछले 8 सालों में। पहला। दूसरा जो मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज है ना, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, और उसमें भी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का है। उसके बाद एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो लगातार इन चीजों से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का तो फर्क पड़ ही रहा है, और ये भी तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो जो आपके आर्कटिक क्षेत्र है, जो पोलर रीजन है, जहां पर आपके ग्लेशियर वगैरह है, वो मेल्ट होंगे। और जब वो मेल्ट होंगे तो जो एल्बिडो, अब एक बात आपको लोगों को पता होगी कि जहां पर बर्फ होती है, जब वहां पर सोलर इंसोलेशन आएगा तो वो उसको क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जब वो कम हो जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि एल्बिडो कम हो जाएगा, जिससे सोलर इंसोलेशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, तो उससे तापमान ज्यादा हो जाएगा। उसके कारण भी तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि क्षेत्रीय कारक क्या है। तो सीधी बात है कि यहां पर क्षेत्रीय कारक में भी आप क्लाइमेट चेंज तो एक सबसे मेन रीजन है, ठीक है। अब यहां पर एक रीजन बता रहे हैं, ज्योग्राफिकल रीजन, कि जो आपका नदर्न अफ्रीका है वहां से गर्म हवा को ये आपका अट्रैक्ट करता है। कारण ये है कि गर्मियों में यहां पर जो है आपका किस तरीके का लो प्रेशर यहां पर जनरेट हो जाता है और हाई टेम्परेचर, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। ये नॉर्मल सा रीजन है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि एल्बिडो का गिरना जो हमने वहां पर देखा, तो उसके कारण क्या है कि आर्कटिक जो आपका ओशियन है, जो आर्कटिक महासागर, उसका पानी जो है असामान्य रूप से वहां पर गर्म होने लगता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो वार्म वाटर है ना, जो आपके ओशियनिक करेंट्स वगैरह होती है, जो वार्म ओशियनिक करेंट्स होती है, उसका भी प्रभाव यहां पर पड़ता है, ठीक है। अब लू के परिणाम क्या होंगे? तो सीधी बात है कि मानव स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा, वहां के लोगों को इसकी आदत नहीं है। उसके बाद एनवायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, बायोस्फीयर पर डालेगा नेगेटिव इंपैक्ट। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में कहीं कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा भारी वर्षा होगी, उससे आम जीवन अस्त व्यस्त होगा। और उसके बाद इंसानों में हीट स्ट्रोक का तो एक रीजन है ही, और वहां पर आंधी वगैरह भी आ सकती है। असामान्य जो है मौसमी घटनाएं वहां पर देखी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है तस्मान सी से रिलेटेड है, आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है ये आपका। तो इसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है कि ये आपका मार्जिनल सी है साउथ
पैसिफिक ओशियन में। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये सीमांत की बात करें, सीमा का अंत वही जो है आपका मार्जिनल बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच अवस्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इसका नाम जो है, जो डच आपके एक्सप्लोरर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पे पड़ा है, एबेल जैन्स जून तस्मान के नाम पे। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में रामसर साइट्स के रूप में अभी किनको जो है जो आप वहां पर क्या किया गया है, और जो आपकी रामसर साइट्स है उनको ऐड किया गया। तो हाल ही में जो भारत में रामसर साइट्स को के रूप में जिनको नामित किया गया, उनको हमको यहां पर उनके बारे में स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है कि करिकली जो आपका बर्ड सेंचुरी है ना, पल्ली करनाई जो आपका मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, और पिचावरम मैंग्रोव्स जो है आपके तमिलनाडु में, इनको शामिल किया गया है। मिजोरम का जो पाला आपका आर्द्र भूमि है, वेटलैंड, उसको शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो आपका देखते हैं सांख्य सागर है ना, ठीक है, शिवपुरी वाले क्षेत्र में, तो सांख्य सागर जो है आपका, उसको भी शामिल किया गया। तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका फैक्ट भी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसको आप लिख के रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए, सपोर्ट बनाए रखिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।